ये हमारा प्रचार हो गया, रेफरल कोड अंकित 10 हो गया, बैच का प्रचार हो गया। तो आइए भैया शुरुआत करते हैं एशिया के बारे में जानकारी जानने की। और एशिया शुरू करें उससे पहले हम ये दिखा दें कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं मैप को। हमारे कई विद्यार्थी तो आज रिवीजन भी कर रहे होंगे, जो नए हैं वो पूरा ध्यान से पढ़ें, और जो भी चीज थोड़ी देर के लिए ऐसी लगे कि ये क्या हो रहा है, खुद पर विश्वास रखें कि आपको वो चीज थोड़े ही समय में याद हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक विद्यार्थी कह रहे हैं आवाज इको हो रही है, तो एक बार इन सब का भी इलाज कर लें। बताइए भैया यस और नो के अंदर क्या मैं सभी को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं? अगर हाँ तो ट्रू दबाएं, नहीं तो फॉल्स दबा दें, ताकि हमें आगे कुछ चलने का मौका मिल जाए। 96% बच्चों को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बाकी लोग जो हैं वो अपना इलाज खुद से करें। हाँ जी, मेंटर का मतलब होता है कि वो आपको खुद से गाइड करेगा कि बेटा तैयारी करते समय आप ऐसा ऐसा ध्यान रखें, ऐसा ना करें, यूं करें, वैसे करें टाइप से। ठीक है, आ जाओ। देखो भैया बात ये है कि ये है एक गोला जो कि थोड़ा है इलिप्टिकल, कहते हैं इसे गोला, लेकिन ये दिखता है थोड़ा इलिप्टिकल। और इस गोले की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारा पानी है। ये जो नीला नीला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये असल में पानी है। इसलिए जिस प्रकार से आप मंगल को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं, इस पानी के चक्कर में इस गोले को आप लोग नीले ग्रह के रूप में जानते हैं, है ना। ये नीला ग्रह है जिसे आप लोग पृथ्वी के रूप से जानते हैं, जिसमें ये पूरा नीलापन जो है ये पानी का है। लगभग 75% इसमें पानी है। अच्छा, इसमें कुछ एक स्थान पर मानव भी पाया जाता है। मानव जो है वो पानी में रह नहीं सकता, क्योंकि वो जलीय जीव नहीं है, इसलिए वो थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ के रहता है। जिन जगहों पर वो चढ़ के रहता है उन जगहों को हमने कॉन्टिनेंट्स नाम दिया है। ऐसे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं जहां पर दुनिया तो इंसान चढ़ के रहता है या चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इन सातों में आज हम शुरू कर रहे हैं सब तरह से सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बातें, जिसका नाम है एशिया। ठीक है, अच्छा आइए तो हम इसके बारे में थोड़ी बात बताते हैं। साथियों, आपको जब गोले के बारे में पढ़ना हो तो जैसे होता है, आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बालकों, मैं आपके घर पधार रहा हूं तो मुझे कहाँ आना होगा, तो आप मुझे कहेंगे कि सर मेरा घर है ना वो निखिल के घर के बगल में है, या फिर सर मेरा घर है ना वो महेश के घर के सामने है। तो ये कोई एड्रेस नहीं हुआ। फिर आप मुझे कहेंगे कि सर ऐसा है कि आप मेरे घर आए तो आप इस जगह पूछ लीजिएगा, अलवर आएंगे आप कहीं से तो आप जगह से मालूम कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा बेटा अलवर कैसे ढूंढूंगा? बोले अलवर तो सर आसानी से मैप में आपको गूगल करने में मिल जाएगा। मैंने कहा यार मुश्किल है। बोले सर एक काम करना, फिर आप राजस्थान ढूंढ लेना। मैंने कहा वो तो ठीक है, मैं इंडिया भी ढूंढ लूंगा, मैं राजस्थान भी ढूंढ लूंगा, इसमें से अलवर भी ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हारे घर कैसे पहुंचूंगा? तो बोले सर एक काम करना, मैं आपको अलवर में मेरे घर का एड्रेस देता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले भटियारों की गली, है ना, क्या बोलते हैं, सांड जी का रास्ता, गली नंबर 5, है ना, बरगद के पेड़ से तीसरा घर मेरे घर पर खुलता है। अब ऐसे में यार ये मतलब वो आंसर नहीं है कि अगर कल को अमेरिका आपके घर पर बम गिराए तो ये थोड़ी ढूंढेगा कि भटियारों की गली कहाँ पे है ना, सांड जी का रास्ता कहाँ पर है ना। तो ये सब चीजें ढूंढना, थोड़ी बांस की गली, सांड की गली, ये सब ढूंढना नहीं जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में एक थोड़ा टेक्निकल और लॉजिकल बात की गई। और वो टेक्निकल और लॉजिकल बात क्या थी कि यार सब चीजों को कोऑर्डिनेट्स पर डालने का काम करते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट्स पर मतलब ये हुआ कि एकदम पूरे गोले को लो और बढ़िया से लाइनों में बांट दो, इसे छोटे छोटे खंडों में बांट दो, इतना प्रिसाइज कर दो कि अगर कोई ये कहे कि अंकित अवस्थी तुम कहां हो, तो वो कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली आपको बताए कि आप कहां खड़े हो, है ना। तो हे सीरी, वेयर आई एम। अब देखिए इसने ना एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिखा दिए कि यू आर इन अलवर राजस्थान, बकायदा मैप में दिखा दिया कि आप यहां पर हैं, और आपके कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर दिखा दिए कि आप इस कोऑर्डिनेट पर हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि आपकी एक एक चीज, अगर कल को मैं इस चीज को, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को शेयर कर दूं कि साहब ये रहा, अमेरिका वालों यहां पर बम गिरा दो, मैं यहां रहता हूं, तो इस इतना मतलब आप इधर देखिए, हे सीरी वेयर आई एम। अब आप ना इसमें लैटिट्यूड पर फोकस करें, आप केवल लैटिट्यूड पर फोकस करें, आपको दिखाई दे जाएगा 27 पॉइंट चला गया वो, 27 पॉइंट कुछ 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 करके इस तरह से एकदम पॉइंट से भी पॉइंट में, पॉइंट से भी पॉइंट में करके इसने दिखाया है। वो उड़ जा रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। तो इतना प्रिसीजन के साथ में चीजें दिखाई हुई हैं। ये क्या है? तो साथियों ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए हमें
पूरी दुनिया के बारे में जानने से पहले कोऑर्डिनेट्स जानने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको थोड़ी अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे डिसाइड किए गए हैं। तो पृथ्वी के इस गोले को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटने के लिए दिशाओं को इस प्रकार से रखा गया, ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था, राइट में ईस्ट था और लेफ्ट में वेस्ट था। सबसे पहले पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा गया। जिस प्रकार से मम्मी अपने 2 बच्चों के बीच में रोटी बांटती है, ऐसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया बिना लॉजिक के, कि बोले बराबर देख लो, ऊपर नीचे से बांट दो। जिस जगह से इसको बराबर बांटा गया उस जगह को इक्वेटर कहा गया। क्या कहा गया? इक्वेटर, हिंदी में जैसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहा गया। बोले सर इक्वेटर तो समझ में आ गई, क्या लेकिन इसी प्रकार से बांटा जा सकता है? बोले सर अगर हमें रोटी बांटनी हो तो जरूरी थोड़ी है कि रोटी को यूं ही बीच में से बांटे, हम यूं भी तो बांट सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो भाई एक प्रक्रिया ये भी अपनाई गई कि पृथ्वी को ऐसे भी तो बांटा जा सकता है, या तो सीधी खड़ी हुई लाइन से बांट दो, जो कि दिखने में ऐसे है, लंबी लाइन दिखाई दे रही है, या फिर लेटी हुई लाइन से बांट दो। बोले लेटी हुई लाइन से बांटोगे तो लैटिट्यूड कहलाएगा, और अगर लंबी वाली लाइन से बांटोगे तो लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर पृथ्वी को 4 भागों में बांटने की प्रक्रिया हुई। जब लैटिट्यूड के आधार पर बांटा गया तो ऊपर वाले हिस्से को कहा गया नदर्न हेमीस्फीयर। क्या नाम दिया गया बेटा? साथियों इस ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया गया नदर्न हेमीस्फीयर। याद कर लीजिएगा, इसे क्या नाम दिया गया? नदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है बेटा। इस नीचे वाले हिस्से को नाम दिया गया सदर्न हेमीस्फीयर। क्या नाम दिया गया? सदर्न हेमीस्फीयर। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ऊपर नदर्न हो गया, नीचे सदर्न हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा। बोले सर ऊपर की तरफ जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सब नॉर्थ कॉन्टिनेंट कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। यही कारण है कि अमेरिका में जो ऊपर की तरफ वाला अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका कहलाया, और नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका कहलाया। जो लगभग बीच में आया वो सेंट्रल अमेरिका कहलाया। बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा विक्की, ये सब चीजें डाउनलोड कर पाओगे क्लास खत्म होने के बाद में, ये सब चीजें आपको एज इट इज मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फिर आपने पूछा सर एक बात बताओ, यदि इस लंबी लाइन के आधार पर बांटा गया होता तो मैंने कहा आपके पूर्व की तरफ जो है वो ईस्टर्न हेमीस्फीयर कहलाया, ये वाला हिस्सा पूरा की पूरा ईस्टर्न। और बोले इसी प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न हेमीस्फीयर कहलाया। तो भाई एक तरफ तो ईस्टर्न हो गया, एक तरफ वेस्टर्न हो गया। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ? अच्छा, तो सर ये जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है हम इसको भी पकड़ लें, और हम नॉर्दर्न वाला जो हिस्सा है ये भी पकड़ लें। इन दोनों को पकड़ लें तो फिर एशिया कहां पर है? मैंने कहा फिर तो आसान हो गया, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, इन दोनों के बीच में एशिया है। तो हम एक काम कह सकते हैं कि जो एशिया है वो वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्ट में है। कहां पर है? वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ भाई, कुछ विद्यार्थियों को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है ना? तो हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धांश, गोलार्ध, गोले का आधा हिस्सा। ठीक है। तो भैया एक काम करते हैं, उन सब की मनोकामना पूरी करने के लिए हम रिफ्रेश कर रहे हैं। रिफ्रेश करने पे हल्का सा बफर आएगा, लोड मत लेना, पेशेंस रखना, हम वापस लौट रहे हैं। होल्ड। और भैया अब भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो कृपया करके अपनी ढेपी चेक करें, अथवा बहुत दिनों से जो कान से मैल नहीं निकाला है वो निकाल लें। ठीक है, चलिए। तो अब ये कहां पर है साथियों? ये कहां पर है? ये है नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पर है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अब चलते हैं एशिया में थोड़ा आगे, थोड़ा सा चले, लेकिन उससे पहले आपको एक बार सबसे आपकी मतलब मुलाकात करवा दें कि सातों के साथ कौन कौन से हैं। देखें साहब, हम जिन सातों की बात करने वाले हैं, एशिया, एशिया के साथ साथ पहले क्या था कि मैं नॉर्थ अमेरिका से पढ़ाते पढ़ाते आता था, बच्चों का एशिया में आते आते इंटरेस्ट डाउन हो जाता था। इस बार मैं एशिया से शुरू कर रहा हूं और फिर नॉर्थ अमेरिका जाऊंगा, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, है ना? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं नॉर्थ अमेरिका से शुरू करता आता था या घूमता घामता। इस बार हम उल्टा चलने वाले हैं, एशिया, एशिया के बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे चलेंगे। तो इससे थोड़ा सा क्या है, हमको चीजें पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है बेटा, जहां पर ये दोनों आपस में टकराई थी, देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना आपको 0 डिग्री वाली, ये ब्रिटेन के पास से निकल रही है। ये जगह ब्रिटेन में एक लेबोरेटरी है जो कि ग्रीनविच में स्थित है, जिस जगह का नाम GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम है। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम और ये जो भूमध्य रेखा है जहां पर टकराती हैं, अब तो मैंने कई बार बच्चों को याद करा रखा है, आप भी याद कर लीजिए, इसका नाम गल्फ ऑफ गुएना है। क्या नाम है? गल्फ ऑफ गुएना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये ब्लैंक मैप है जिस पर हम चाहेंगे तब प्रैक्टिस कर लेंगे। फिलहाल के लिए कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को याद कराता चलता हूं। चलिए, हम तो यहां पर जो पानी वानी की चीजें जानते हैं उनको भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। बताओ बच्चों, ये ऊपर की तरफ कौन सा कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है? नॉर्थ अमेरिका। नीचे की तरफ कौन सा दिखाई दे रहा है? साउथ अमेरिका। क्लियर है? नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। इसी के साथ साथ आपको राइट में कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि नॉर्थ में इसके और ईस्ट में अगर चलते हैं तो हमें अफ्रीका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको इसके ईस्ट में अफ्रीका दिखाई पड़ जाएगा। ये रहा अफ्रीका, ये हो गया अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद में ये वाला एरिया हो गया एशिया, इधर की तरफ हो गया यूरोप, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो जगह गायब है, जो बर्फ में ढक रही है, एकदम गोरी हो रही है, वो है अंटार्कटिका। ये तो जगहों की बात हो गई, लैंड मासेस की बात हो गई। थोड़ा पानी में भी डुबकी लगा लें। हाँ जी, ये जो आपको दिख रहा है एकदम एस आकार का समुंदर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एटलांटिक ओशियन। क्या नाम है? एटलांटिक ओशियन। अच्छा, इधर की तरफ एकदम सफेदी की झनकार निर्मा सुमर पावर जो दिख रहा है, असल में ये है तो नीला, पर हमने दिखा ऐसा रखा है। ये दोनों एक ही है दादा, ये वाला और ये वाला एक ही है, और इसका नाम है पैसिफिक ओशियन। क्योंकि हमारा जो गोला है वो गोल है ना, तो इधर से चलोगे, अगर चल दिए इस दिशा में, तो आप पहुंचोगे यहीं आकर के। यानी कि एकदम अमेरिका वाले कभी चले सीधे तो सामने चाइना दिखाई पड़ता है उनको, एकदम सामने ही है पैसिफिक ओशियन। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, मतलब ये वाली जो चल किसी चौंच निकल रही है ना, ये वाली जो जगह, ये यहां खुल रही है। मात्र 125 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। यूं समझ लो आप, इस जगह पानी के बीच में एक रास्ता है, उसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। बेरिंग स्ट्रेट, यानी आमने सामने यूं चौंच लगा रखी है। ठीक है, आमने सामने है, बस हम गोला दिखा नहीं सकते, 2D में पढ़ा रहे ना, 3D की चीजें। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद में ये तो अपना पहचाना हुआ, जो कि इंडिया के नाम से ही इज्जत पाया, इंडियन ओशन। ठीक है, हालांकि लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करी कि इतना सारा पानी इंडिया के नाम पर, तो इंडिया ने कहा यार तुम लोग भी तो अपना अपना नाम से पानी बना के बैठे हो। बोले कैसे? चाइना वाले अपने नीचे साउथ चाइना सी बना के बैठे हैं, जापान वाले जापान सी, तुम इधर की तरफ मतलब कोरियन सी, इधर की तरफ तुमने अपने अपने सबके नाम रख रखे हैं। तो बोले यार हमने तो इतने इतने से पानी अपने नाम पर कर रखे हैं, और तुम लोग जो हो वो इतने भारी भरकम क्षेत्र पे कब्जा मार रहे हो। इंडिया ने कहा कि भाई अब इंडिया है, और जहां तक इंडिया है वहां तक इंडियन ओशियन है। तो बच्चों ये पूरा की पूरा एरिया एक तरीके से समझो, किसी देश के नाम पर अगर कोई ओशियन है तो वो इंडियन ओशियन है, जो सबसे बड़ा है। यही कारण है कि इंडिया की इसमें इतने बड़े पानी में पकड़ है, इसलिए इंडिया को बोरिस जॉनसन भी हमारे प्रधानमंत्री को उनकी गाड़ी से ग्लासगो समिट में जाने के लिए मना नहीं करते हैं। समझ गए? बहुत बड़ी चीज है ये। मतलब टर्की वाले जिस बात को लेकर नाराज हैं कि हमें तो आप लोगों ने बस में आने की कहा, हमें तो आप लोगों ने एक ही होटल में भर दिया सबको, और इंडिया वालों के लिए अलग होटल कर रहे हो, उनकी गाड़ी आ रही है। ये पावर है इंडिया की, पानी में जो पावर है, इसीलिए इसे ब्लू इकोनॉमी भी कहा जाता है, ब्लू पावर भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं साथियों। कुछ चिर परिचित जो पानी है उनमें आपको पहले बता देते हैं, बाकी जो है वो आगे भी बताते रहेंगे। उन चिर परिचित पानियों में ये वाली जो जगह है, इसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। जो जगह आप जानते हैं उनकी हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। ये भूमध्य सागर है, यूं समझिए कि इन यूरोपियंस की जान अटकी हुई है इसमें। किसी ने अगर पूछा कि अगर यूरोपियंस को मारना हो तो क्या करें, बोले 2 रास्ते बंद कर दो, घुट के मर जाएंगे। बोले कौन सा? बोले जिब्राल्टर स्ट्रेट को बंद कर दो और स्वेज कैनाल को बंद कर दो। आधे तो यूरोप वाले वैसे ही मतलब पगला जाएंगे, बावले हो जाएंगे कि खाएं क्या जाएं क्या, पूरा हालत खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? बोले इस भूमध्य सागर जो है, इसको इधर की तरफ से नीरसा, थैंक यू सो मच। तारीफें जो भी कर रहे हैं लास्ट में कर लेना, बीच में क्या हमारा फ्लो टूट जाता है और हम बह जाते हैं।
तो सब लास्ट में कर लेना, ठीक है। आओ, तो इधर की तरफ से ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है। एक बालक है बहुत देर से कह रहा है कि पेन डार्क करिए, पेन डार्क करिए। दादा इससे ऊपर कोई डार्क कलर नहीं है, माफ कर दो हमें यार। है, हम सबसे ऊंचा फॉन्ट ले लिए, तुम अपने इसकी स्क्रीन साफ कर लो, जो गंदगी जम रही है ना, जो तुम्हारे फोन की स्क्रीन पे जो गंदगी जम रही है उसे थोड़ा सा चमका लो दादा। दिक्कत हो रही है यार, हम इतना भारी भरकम पेन यूज कर लिए, सबसे मोटा फॉन्ट यूज कर लिए, फिर भी हमें ही चमका रहे हो तुम यार। इधर देखिए, इधर की तरफ जो है ये वाला जो क्षेत्र है, ये तो हुआ जिब्राल्टर स्ट्रेट। और इस जिब्राल्टर स्ट्रेट से पानी में गोते लगाते हुए ये जो इटली है ना, जो पानी में जूता डाल के बैठा हुआ है, पैर गीले हो गए हैं इसके, मरा है इस समय, ये वाली जो स्थिति, ये वाला स्वेज कैनाल, बोले दो बंद कर दो ये मारे चले जाएंगे। अच्छा, फिर ये है लाल सागर, है ना, कौन सा सागर है ये, लाल सागर। ये हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको भी लगे कि दुनिया वालों को आप भी जानते हैं। इसी लाल सागर के किनारे कोप 27 होने वाली है। अगली बार जो होने वाली कोप 27 है वो कहां पर होने वाली है, लाल सागर में। एक बात पूछ रही है, सर आपको कमेंट कहां से दिख जाते हैं, हमें तो दिख ही नहीं रहे। पैसा लगता है देखने के लिए, जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है वही कमेंट देख पा रहे हैं, नादान बालक। आगे चलो, इसके साथ साथ जब हम आगे निकले तो यहां पर बाबा अपना कमंडल लिए बैठे हैं। ये जगह थी जहां बाबा अपना कमंडल लिए बैठे हैं। क्या नाम है इसका, बाबे मंडल। क्या नाम है, बाबे मंडल। और ये वाली जो जगह है, ये वाली जो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने अफ्रीका के सींग लगा दिए हो, जिसे आपने नाम दे रखा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सामने यहां पर दो देश हैं। मैं तो वो चीजें बता रहा हूं जो आप जानते हैं, अभी एशिया में एंट्री नहीं हुई है हमारी। एक बार मैप को चिर परिचित तरीके से बता रहा हूं कि अपन कहां चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी चीज है ना। अच्छा, इसी प्रकार से ये जो दो जगह हैं, यहां पर एक तो हूतियों की जगह है, हूती और हदीये रहते हैं यमन, ठीक है, ये ओमान। इसके बाद में यहां से एंट्री किए आप, ये अरब सागर है ही अपना। इसके बाद में यहां से एंट्री किए, ये वाला एक और दिख गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख गया। इसके बाद में ये वाली जो जगह है, ये कौन सी हो गई, ये हो गया साहब वही सारी दुनिया की सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी चल रही है तेल से, उसको कंट्रोल करने वाली गल्फ। अब वही वाली चीज है, इनको मारना हो तो क्या करें, बोले यहां पर रोका लगा के बैठ जाओ, बस ये बेचारे खत्म हो जाएंगे कि जाए कैसे, उड़ उड़ करके पानी तेल पहुंचा नहीं सकते, ठीक है, बस यहां पर रोका लगा के बैठ जाओ। यही कारण है कि सब की सब यहीं डटे हुए हैं। अगर आप देखें तो दुनिया की सारी पावर यहीं डटी हुई है। आज बताइए, मैंने आज ही सुबह एक क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया है, इस जगह पर इजराइल, यूएई, बहरीन, अमेरिका युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, कुछ याद है, क्लियर। यहां पर सब की सब जो है वो मतलब वो कर रहे हैं, और इसी कारण से यहां सारे देश अपना जहाज लेकर के बैठे हुए हैं। कैसे, कौन कौन लेके बैठा हुआ है, तो ये वाली जगह जो है यहां पर सब लोग बैठे हुए हैं। इंडिया अपना यहां पर चाबहार लेके बैठा है, चाइना वाले अपना पूरा तरह से वो क्या नाम है उसका, सी पैक, चाइना पाकिस्तान ग्वादार पोर्ट लेके बैठे हुए हैं, है ना। फ्रांस वाले यहां पर अपना एयर बेस लेके बैठे हुए हैं। बहरीन के अंदर अमेरिका अपना लंगर डाल के बैठा है। अब्राहम अकॉर्ड करके जो इजराइल है वो अपना सारा सामान लेकर के अब गल्फ में आ गया है। ये सब लोग मतलब यहीं पर डले हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धन एक ही जगह पर संकेंद्रित है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस प्रकार से हम एशिया में एंट्री कर रहे हैं। तो आइए, अब आपका एशिया में स्वागत है। सबसे पहले हम आपको एशिया के दर्शन करा दें। एशिया के दर्शन के साथ साथ हम चाहेंगे कि हम आपको एशिया का कंट्री के मैप से भी परिचित करवाएं। एशिया के देशों से आपका मतलब, पहले सबसे पहले पॉलिटिकल मैप की चर्चा करें हम एशिया के, जो एशिया के मतलब वो हैं मैप के अंदर जो देश के हिसाब से मैप हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करें, और उसके बाद में फिर हम ज्योग्राफिकल फीचर्स पर आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक हमें एशिया के देश नहीं पता होंगे तब तक हम लोगों को थोड़ी सी फीलिंग कम आती है, और हम अपने पास में से ढूंढ रहे हैं। एक बार हमने वंस अपॉन ए टाइम मैंने एशिया का मैप डाउनलोड किया था, अब वो हम ढूंढ रहे हैं आपके लिए। एक मिनट बस रुक जाइए। वंस अपॉन ए टाइम किया था, नहीं किया तो और कर लेंगे, बच्चे तो यही कहेंगे कि और कर लीजिए, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। हम थोड़े आलसी ठहरे, एक मिनट रुक जाइए। और आलस का इलाज हो जाता है। सुधीर पूछ रहे हैं क्लास कितने घंटे की होगी। यार गुरु क्या है ना, हम 40 मिनट में हम थक लेते हैं, हमारा दिमाग थक लेता है।
आओ भैया, तो अब एशिया घुमाने चलते हैं। तो एशिया के अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं सारे देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए। सबसे पहली बात यह है कि एशिया अन्य जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे किस प्रकार से अलग है, एशिया कहां से अलग हो रहा है, इनके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। साथियों देखिए, ये पूरा की पूरा एशिया है। एशिया के बॉर्डर्स यूरोप से यूराल पर्वत से सेपरेट हो रहे हैं। देखिए ये रहा यूराल पर्वत, दिख गया। आइए, यूराल पर्वत के बाद में अब थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखता रहे कि हम कहां चल रहे हैं। ठीक है बेटा, यूराल पर्वत से निकल करके हमने गोते लगाए कैस्पियन सागर में। ये रहा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से निकलते निकलते हमको मिल गया काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत मिल गया बेटा? काकेशस पर्वत, जो हमें यूरोप से अलग करता हुआ ले गया। हम काकेशस पर्वत पर चढ़ गए और अर्मेनिया अजरबैजान के रास्ते, वो जो लड़ाई का क्षेत्र है ना इनका, कौन सा वाला बताओगे कोई? कौन सा क्षेत्र है? करबाख, करबाख कौन सा? नगोर्नी काराबाख, याद आ गया? बिल्कुल। हम उधर से निकल गए और उधर से निकल के जैसे ही इधर चले, ओ भैया यहां काले पानी की सजा मिल गई हमें, ब्लैक सी में एंट्री मार गए। इस सबको याद हो जाएगा, लोड मत लीजिए। किसी के दिमाग में से ऊपर से भी जा रहा हो, वो तो ये सोचे कि अरे ये तो सर ने तो बता दिया, मुझे तो याद ही नहीं हुआ। खुद के दिमाग पर विश्वास करना, मुझे आपके दिमाग पर आपसे ज्यादा यकीन है। ठीक है बेटा। फिर हम ब्लैक सी में गोते लगा दिए। अब ब्लैक सी में बाबा बाबा ब्लैक शिप हो गई। इधर की तरफ वही बेचारा फरस्टू कौन बैठा हुआ है? टर्की। ये कह रहा है कि भाई हमको भी मान लो एशिया में। हमने कहा मान लेंगे, लेकिन इसने क्या है ना, ये बेचारा इस तरह का परेशान प्राणी है, इसने छोटा सा अपना हिस्सा ऐसे करके यूरोप में भी डाल दिया था। तो टर्की का छोटा सा हिस्सा जो है वो यूरोप में भी है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही रशिया का लगभग 1/3 हिस्सा एशिया, रशिया का लगभग 1/3 हिस्सा यूरोप में है। ये रशिया का आधा सा हिस्सा है इधर। आराम करो। ठीक है, अब इसके साथ में यहां से अब नीचे निकलिए। आपने टर्की देख लिया। अब इसके बाद में यहां पर ये निकलते निकलते हम गोते मारते हुए घूमते फिरते यहाँ चक्कर काटते हुए आ रहे हैं। भूमध्य सागर को हमने छोड़ रखा है कि तुम जियो अपनी जिंदगी। यहां से हम तो केवल आपको ये बता रहे हैं कि एशिया की बाउंड्री कहां कहां से है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो हमने बकायदा ये जिंदगी काटी और यहां से इजिप्ट में हमने टांग मारी। ये देखिए, इजिप्ट में एक नोक जैसी एक यो चोंच सी निकली हुई थी, ये वाली। इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। क्या नाम है? सिनाई पेनिनसुला। ठीक है। ये है तो इजिप्ट का ही हिस्सा, लेकिन ये एशिया वाले पोर्शन में आ रहा है। इसके साथ भी कांड हो गया था। मान तो इसको हम अफ्रीका में ही लेते। दिक्कत ये हो गई कि एक बार इजराइल झपट्टा मार के इस पे बैठ गया, बहुत मुश्किल से मिला है इसे। इजराइल ने कहा कम से कम एशिया में तो रहने दो, तो बोले ठीक। तो अफ्रीका से एशिया कैसे अलग होता है? तो आंसर है सिनाई पेनिनसुला के माध्यम से। इसके बाद है भैया लाल सागर में गोते लगाए। देखिए, ऊपर काले में गोते लगा रहे हो, इधर लाल में लगा रहे हो, अभी पीला भी दिखाऊंगा, फिर सफेद भी दिखाऊंगा। कलर कॉम्बिनेशन है, मतलब हम भले ही ब्लैक मैटर्स करते हो, लेकिन इंसानी फितरत है, रंग से प्रभावित हो जाता है। सुरभि हमारी आवाज कट रही है, अब क्या करें बेटा। देखो ये जो चीज है, यहां से रेड सी से निकल करके हम चक्कर काटते गए, अफ्रीका से सेपरेट होते गए। ये देखिए, यहां से होते हुए बाबा के मंडल से निकल के, गल्फ ऑफ आदेन से निकल के हम एशिया को बचा लाए। एशिया का बॉर्डर हमें दिख गया कि एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है। इसी प्रकार से हम यहां पर भी देख लिए कि यहां पर जो है वो अफ्रीका कैसे अलग होता है। ये हमने आपको प्रॉपर तरीके से सारी की सारी बातें बता दी हैं। ठीक है। क्लियर? चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं साहब। यहां से निकलते निकलते हम यहां पहुंचे। यहां पहुंचने के में प्रॉपर तरीके से पानी के भीतर गोते लगाते हुए हमने सोचा अब तो पूरा एशिया ही है, चक्कर लगा लो। हम लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे। अब हमको ये नजर आया कि एशिया इस तरफ कहां तक है। देखो दिशाओं को ऐसे पढ़ते हैं बेटा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, वेस्ट। हमने कहा नीचे साउथ में कहां तक है, और विशेष रूप से साउथ ईस्ट में एशिया कहां तक है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम जहां तक देख सकते हैं ना, ये पूरा की पूरा इंडोनेशिया, तिमोर फिमोर, ये सब एशिया है।
यहां से निकल के ये पूरा की पूरा पपुआ न्यू गिनिया वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला यहां तक एशिया है भाई। ठीक है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया आता है, ये पपुआ न्यू गिनिया वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, इससे ऊपर ऊपर तक एशिया है। ठीक है, हम पानी को लेकर के घूमते रहे, बढ़िया से पैसिफिक ओशियन में चक्कर लगाते रहे, बढ़िया से निकल के आए, इधर से चक्कर काटे और काट पीट करके हमने पूरा एशिया कवर कर लिया। इस प्रकार से हमको फिर समझ में आया कि अरे एशिया जो है वो तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के भी संपर्क में है। तो कहां से संपर्क में है? तो बोले सर ये नॉर्थ अमेरिका के बेरिंग स्ट्रेट से कवर में है, बेरिंग स्ट्रेट से। ये बेरिंग स्ट्रेट है। हाँ भाई साहब, डीजे की आवाज आ रही होगी आपको। आजकल हमने पढ़ाने का आधुनिक तरीका ढूंढ लिया है, हम पढ़ाने के साथ साथ पीछे बीट्स भी देते हैं। ठीक है ना, तो अभी बीट पे बसंती नाचती थी, आजकल बीट पे मैपिंग होती है, तो बीट पे मैपिंग गाना चल रहा है। तो अब आप देखें कि इस प्रकार से आपने एशिया को यूरोप से सेपरेट कर लिया, अफ्रीका से सेपरेट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट कर लिया, और यहां पर साथियों अब आपने नॉर्थ अमेरिका से भी इसे सेपरेट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसका एकदम सेपरेट दर्जा समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अच्छा, हमको दिशाओं का ज्ञान तो बहुत पहले ही हो गया था। ऐसी स्थिति में ये बड़ा फीलिंग है, मतलब अभी मैंने अनअकैडमी वालों को प्रपोजल दिया है कि मैरिज गार्डन के पास में किसी टीचर का घर हो तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, मतलब वहां से उसको, क्योंकि वो बीट के साथ पढ़ाता है। तो भाई अब हमने क्या किया, ये जो चीज है इधर देखिए, ये हमने एशिया को एक खाने में बंद कर दिया, और विशेष रूप से वो टीचर जो है वो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से हो, तो गाने ऐसे चलते हैं कि जिसमें बोलने वाले की शब्द समझ नहीं आते हैं, म्यूजिक पूरा समझ में आता है, म्यूजिक में केवल धपचिक धपचिक होती है बस, और कुछ नहीं होता है। हाँ जी, इस प्रकार से आप देखें तो यहां से इधर देखिए, ये हमने इस पूरे की पूरे मैप को 4 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया। बांट दिया। अच्छा, इस आधार पर अब आप इस आधार पर इस पूरे की पूरे मैप को अगर देखें तो यहां पर साथियों ऊपर की तरफ वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्थ एशिया। अब नॉर्थ एशिया कह तो दें हम, नॉर्थ एशिया कह तो दें, लेकिन मुसीबत यह है कि नॉर्थ एशिया कहते ही उसमें देश एक ही है जिसका नाम है रशिया। ठीक है भाई, मेरी खिड़कियां हिल रही हैं, मैं थोड़ा टाइट पकड़ के बैठता हूं, पेन मैंने पकड़ रखा, टेबल पे पकड़ ली, खिड़कियां हिल रही हैं। तो ये जो नॉर्थ एशिया है ये ऊपर की तरफ चला गया। अच्छा, अब नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए, सीट बेल्ट की सुविधा होनी चाहिए भाई। अच्छा, ये क्या है ना, कोरोना काल के बाद में शादियां हो रही हैं, तो डीजे वाला जो है वो लास्ट 2 साल की भड़ास निकाल रहा है कि सरकारों ने ना डीजे बजने दिए, ना मैरिज गार्डन में जाने दिया। बहुत से लोग 3 दिन से नमक का पानी पी के बैठे हुए हैं शादी में जाने के लिए, पहले जा नहीं पाए थे, तो अब बिल्कुल जो है ना वो एकदम भरे बैठे हैं कि अब आज जाकर के कमर तोड़ खाना खाना है। हमारे इस तरफ क्षेत्र में कल देव उठनी एकादशी थी, जिसके बाद से शादियों के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, और भैया ऐसी हालत मची हुई है कि आप घर से निकलो आधा घंटे ट्रैफिक जाम में ही हो। ठीक है, हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में ये वाली जो जगह है इसके अंदर दक्षिणी हिस्सा, ये वाला, इसे दक्षिणी एशिया नाम दिया गया। लेकिन इंडिया, अब चूंकि इंडिया की थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, तो फिर क्या किया गया कि इसको टर्की की बात मानते हुए थोड़ा यूं सरका दिया कि रुको यार इधर सरका लेते हैं, ये देखो। फिर बोले इधर तक सरका लिया तो थोड़ा जो दक्षिण है ना वो थोड़ा यूं सरकाओ, बोले ऐसे करके। बोले कुल मिला के कहना ये चाहते हो कि इंडिया को फिर से तवज्जो दोगे? बोले हाँ। तो भाई इंडिया को तवज्जो देने के लिए ये वाला जो हिस्सा है ये दक्षिण एशिया कहलाया। कौन सा कहलाया? दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। ठीक है, तो जनाब आप लोग जब पढ़ते हैं सार्क, तो सार्क में दक्षिण में आने वाले जितने भी देश हैं उन सबको इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि मैप में दक्षिण में है वो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इंडिया और इंडिया के जो ये चुंगू मंगू जो इंडिया के भाई भतीजे टाइप के देश बैठे हुए हैं बगल में, इन सबको ले लिया जाता है। जैसे इंडिया ले लिया, नेपाल ले लिया, भूटान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं जैसे कि आपके बालों में जुआं अटक रही हो, ऐसे इंडिया के मैप में छोटू मोटू देश अटक रहे हैं। खोजना पड़ता है भाई, जूम करके खोजना पड़ता है, एटीट्यूड बहुत भारी है इनका।
मतलब ये कई बार तो हंगर इंडेक्स वाले हंगर इंडेक्स निकालते हैं और हमसे ऊपर जब इनको दिखा देते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार अब क्या ही कहें तुमसे, हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिकल बात कर रहे हो। कह रहे हो कि हाथी और कुत्ते में कौन तेज दौड़ेगा। कुत्ते की बात कर रहा हूं, कुत्ते पे ही हाथ चल रहा है मेरा, यार हद है, मतलब कितना कैसा संजोग बैठता है। देखिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये वाली जो चीज है आप देखते हैं यहां पर देखें, तो आप इंडिया का हंगर इंडेक्स निकाल के कहते हैं कि इंडिया इन सबसे ज्यादा भूखा है। हमें समझ में नहीं आता यार कि ये आधार तो सेम रखो, वास्तविकता है यार, मतलब कंपैरिजन तो समान प्रकार से होना चाहिए ना। तो देखिए, ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब सार्क के कंट्री कहलाए। और हमने एक बार ऐसे ही, मतलब प्यार ही प्यार में, हमने एक बार अफगानिस्तानियों को भी साथ में ले लिया। लेकिन अब अफगानिस्तानी है कि कहते हैं कि हम तो आतंकियों को बिठाएंगे उस टेबल पे, सार्क की टेबल पे। यही तो कारण है कि इस बार सार्क की वार्ता रद्द हो गई। सार्क की वार्ता रद्द क्यों हुई? क्योंकि अफगानिस्तानियों ने कहा तालिबानियों को बिठाएंगे, पाकिस्तानियों ने कहा हम तभी आएंगे जब तालिबानी आएंगे, भारत ने कहा कुर्सी खाली रखेंगे, आना है तो आना, नहीं तो मत आना। बोले नहीं, ये नहीं आएगा तो हम नहीं आएंगे। तो फिर हमने कहा कि बेटा नेपाल सुनो, बोले हाँ, कैंसिल करो यार इस मीटिंग को, हमको तो वैसे भी आपस में बात करनी है, तो हम बिम्स्टेक के माध्यम से कर लेंगे, इन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है, हमने दूसरा भी बना रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको उम्मीद है कि एशिया के अंदर ये वाला हिस्सा समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को साउथ एशिया के नाम से सिखाया। अब एशिया का एक क्षेत्र ये वाला भी पकड़ लीजिए, जिसे आप लोग आसियान के नाम से समझते हैं। किस नाम से समझते हैं? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब ये क्या है साथियों? यहां पर ये है साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बेटा देखो, ये साउथ है, ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये आसियान है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप रुक गए, कुछ कह रहे हैं वॉइस में लैग आ रहा है, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? रुकिए, रिफ्रेश कर दें महाराज। फरमाइशी संगीत चला रहे हैं ना हम, तो चला दिए। तो ये आसियान पर पहुंच गए आप, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज आसियान। ठीक है, यहां पर 10 देश हैं, ये छोटू मोटू से, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, है ना, ये सब देश इसके अंदर है। ठीक है, आइए इस तरफ बढ़ते हैं साथियों, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ पहुंचे तो हम इस तरफ कहां पहुंचे, तो जरा इधर की तरफ चलिए और देखने का प्रयास करिए। सर मैं क्लास से निकल के कॉल कर रहा हूं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो हम इधर की तरफ निकले तो हम कहां पहुंचे, तो एशिया के, हम इधर की तरफ ले तो हम इस तरफ, और ये पहुंच गए यहां पे। एशिया के वेस्ट में चले तो हमें दिखाई दिया वेस्ट एशिया। एशिया के वेस्ट में चले तो हमें क्या दिखाई दिया? वेस्ट एशिया। अब एक चीज को यहां पर देखिए जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। ये हिस्सा वेस्ट एशिया है, लेकिन आप कभी भी अखबार में पढ़ते हैं तो एक पढ़ते हैं और वो है मिडिल ईस्ट। कई बार आपने देखा होगा कि अखबारों में एक चीज देखने को मिलती है और वो क्या है? मिडिल ईस्ट। ठीक है, अब ये जो मिडिल ईस्ट की बात है, ये बहुत ज्यादा समझ से परे है यार। होने को ये वेस्ट में है तो इसको मिडिल ईस्ट क्यों कहा यार बच्चे? तो अब समझ रहे हो आप? तो अब क्या है कि इसको मिडिल ईस्ट कहा गया, इसके बारे में समझो। देखो बेटा, जब हम मैप को देखते हैं ना, तो ये पूरा वर्ल्ड है, और जब हम पूरा वर्ल्ड देखते हैं बेटा, तो इस वर्ल्ड में इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो दुनिया का पूरा नामकरण करने वाले जो लोग बाग थे, वो यहां रहते थे इत्तू से देश में, ब्रिटेन वाले। ठीक है, तो भाई इस जगह पर ये लोग रहते थे, इन्होंने अपने हिसाब से दुनिया को बांट दिया। ठीक है, अपने हिसाब से दुनिया को बांट दिया, मतलब इनसे इस तरफ के देश, यानी जहां पर 0 डिग्री इन्होंने जीएमटी निकाली, उससे उधर के देश ईस्ट थे, इनके इधर वाले देश वेस्ट थे। अच्छा, अब बोले इधर ईस्ट है, तो ईस्ट तो यहां तक है, अगर यहां तक है तो यहां तक ईस्ट है। तो बोले ईस्ट के भी बीचों बीच वाला जो ईस्ट है,
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस ईस्ट में भी बीचों बीच वाला ईस्ट है, उसका नाम रख दिया इन्होंने मिडिल ईस्ट। तो जब जब हम इसको उसमें लेते हैं, से ऐसे समझने का प्रयास करें कि जब हम इसको वर्ड मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, तो मिडिल ईस्ट वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका एशिया वाला हिस्सा है, जो एशिया के लिए वेस्ट एशिया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मिडिल ईस्ट इन्होंने गल्फ वाली कंट्रीज को नाम दिया। जो एशिया पर, अगर एशिया के अंदर चल के हम बात करते हैं इस चीज को, तो जो एशिया के लिए वेस्टर्न पार्ट है, वो दुनिया के लिए मिडिल ईस्ट है। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब हमने इस प्रकार से देख लिया, साउथ ईस्ट एशियन देख लिया, साउथ देख लिया, वेस्ट देख लिया। अब साथियों, इस पूरे की पूरे एशिया में बीचों बीच का ये वाला स्थान, क्योंकि पूरा जो दिख रहा है वो एशिया है, इसके बीचों बीच का ये वाला स्थान जो रखा गया, ये किस नाम से रखा गया? सेंट्रल एशिया के नाम से। किस नाम से? सेंट्रल एशिया। और इन सेंट्रल एशिया के अंदर 5 देश, 5 देश कौन कौन से रखे गए? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिए, क्या क्या रखा गया इसके अंदर, फिर से दिखा देता हूं, एक बार देखने का प्रयास करें। ये देखिए, ये जूम कर दिया, अब समझने का प्रयास करें। ये देखिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन 5 देशों को सेंट्रल एशिया कहा गया। ये रहे सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो इंडिया हो गया साउथ में, ये हो गए सेंटर में, ये हो गए वेस्ट में, और चाइना, जापान, कोरिया, ये वाले हो गए ईस्ट में। ये वाला हिस्सा हो गया आसियान में, और ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ में। तो बताइए, क्या आपको एशिया का दिशाओं के आधार पर विभाजन समझ में आया? क्या आप लोगों को दिशाओं के आधार पर एशिया का विभाजन समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एशिया में आपकी एंट्री एकदम जगमग जगमग हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो एक अभी 2-3 दिन चलेगी भैया एशिया की यात्रा हमारी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज हम आपका यहीं पर विराम देना चाहते हैं। और जो एशिया के अंदर इस कंट्री, मतलब 2-3 दिन, सबसे बड़ा एशिया है, तो इसको सबसे ज्यादा टाइम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि हम